स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया सलखन जीवाश्म पार्क किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के सलखन गांव में स्थित यह पार्क कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य से सटे सुंदर कैमूर रेंज के भीतर 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यद्यपि क्षेत्र में भूवैज्ञानिक रुचि 1930 के दशक से रही है, फिर भी इसे आधिकारिक रूप से वर्ष 2002 में जीवाश्म पार्क घोषित किया गया। सलखन जीवाश्म पार्क में स्ट्रोमेटोलाइट्स को संरक्षित किया गया है, जो प्राचीन साइनोबैक्टीरिया द्वारा निर्मित दुर्लभ स्तरित अवसादी संरचनाएं, अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति और विनियमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग का दायित्व एफडीआई नीति निरूपण करना है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक इसके परिचालन पहलुओं को विनियमित करता है। 2. परमाणु ऊर्जा उत्पादन, गैम्बलिंग और बैटिंग, लॉटरी, चिटफंड, रियल एस्टेट और तंबाकू उद्योग जैसे क्षेत्रों में एफडीआई पर सख्त प्रतिबंध है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या एफडीआई वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग एफडीआई नीति निरूपित करने और उसे अद्यतन करने की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्य करते हुए एफडीआई लेन देन की सूचना, विदेशी मुद्रा विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और अंतर्वाह तथा बहिर्वाह की निगरानी सहित परिचालन पहलुओं का प्रबंधन करता है, अतः कथन एक सही है। भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन, गैम्बलिंग और बेंटिंग, लॉटरी, चिटफंड, रियल एस्टेट तथा तंबाकू उद्योग जैसे क्षेत्रों में एफडीआई पर सख्त प्रतिबंध है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, विनायक दामोदर सावरकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक के निकट स्थित भगूर गांव में हुआ था। 2. उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी और फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 3. उन्होंने मैजनी की एक मराठी भाषा में जीवनी लिखी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विनायक दामोदर सावरकर, उनका जन्म 28 मई 1883 को वर्तमान महाराष्ट्र में नासिक के निकट स्थित भगूर गांव में हुआ था, अतः कथन 1 सही है। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना सावरकर ने वर्ष 1904 में अपने भाई गणेश सावरकर के साथ मिलकर की थी। लंदन में अध्ययन के दौरान सावरकर ने वर्ष 1906 में फ्री इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की। इसका उद्देश्य विदेशों में भारतीय छात्रों के बीच राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करना था, अतः कथन 2 सही है। सावरकर की रचना द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को सर्वाधिक प्रेरणा इटली के गणतंत्रवादी नेता ग्यूसेप्पे मेजनी से मिली। वर्ष 1857 के विद्रोह पर लेखन के साथ साथ सावरकर ने मेजनी की एक मराठी जीवनी भी लिखी, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, लूनी नदी राजस्थान के किस जिले में स्थित अरावली पर्वतमाला में नाग पहाड़ियों से निकलती है? ए उदयपुर, बी जोधपुर, सी अजमेर, डी पाली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अजमेर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लूनी नदी राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित अरावली पर्वतमाला की नाग पहाड़ियों से निकलती है। अपने उद्गम पर इसे पहले सागरमती, फिर सरस्वती और अंत में लूनी कहा जाता है। यह नदी केवल बरसात के मौसम में बहती है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा के लिए एक एकल सर्वोच्च निकाय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना का प्रस्ताव करती है। 2. HECI के अंतर्गत 4 स्वतंत्र शाखाएं होंगी, जिनमें एक मान्यता और एक वित्त पोषण से संबंधित होगी। 3. चिकित्सा और विधिक शिक्षा को भी HECI के अधिकार क्षेत्र में लाया जाएगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह उच्च शिक्षा के लिए एक एकल व्यापक नियामक निकाय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना का प्रस्ताव करती है, अतः कथन 1 सही है।
यह 4 स्वतंत्र शाखाओं में कार्य करेगा। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद, सामान्य शिक्षा परिषद, उच्च शिक्षा अनुदान परिषद और राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद। अतः कथन 2 सही है। हालांकि चिकित्सा और विधिक शिक्षा HECI के अधिकार क्षेत्र में नहीं आएंगी, इन्हें संबंधित पेशेवर निकायों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. पश्चिमी घाट सामान्यतः ऊंचाई में अधिक और अधिक सुसंगत होते हैं, जबकि पूर्वी घाट खंडित रूप में पाए जाते हैं। 2. यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और वैश्विक स्तर पर 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। 3. यह उत्तर में तापी नदी से लेकर भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? A केवल 1 और 2, B केवल 2, C केवल 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पश्चिमी घाट सामान्यतः ऊंचाई में अधिक और अधिक सुसंगत होते हैं, जबकि पूर्वी घाट खंडित रूप में पाए जाते हैं। अतः कथन 1 सही है। पश्चिमी घाट एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और विश्व के 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में से एक है। अतः कथन 2 सही है। पश्चिमी घाट की पर्वतमाला उत्तर में तापी नदी से लेकर भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तक फैली हुई है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना है। 2. इस योजना के 2 घटक हैं, PMAYU शहरी गरीबों के लिए और PMAYG ग्रामीण गरीबों के लिए, जिनका कार्यान्वयन क्रमशः आवास और शहरी कार्य मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। 3. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। A केवल 1 और 2, B केवल 1 और 3, C केवल 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऋण संबंध सब्सिडी योजना है, जिसका उद्देश्य भारत में निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। अतः कथन 1 सही है। इस योजना के 2 घटक हैं, PMAYU शहरी गरीबों के लिए और PMAYG ग्रामीण गरीबों के लिए, जिनका कार्यान्वयन क्रमशः आवास और शहरी कार्य मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते के माध्यम से हुई थी। 2. विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्टों में विश्व विकास रिपोर्ट और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1944 में संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में की गई थी, जिसे सामान्यतः ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहा जाता है। यह सम्मेलन अमेरिका के न्यू हैम्पशायर राज्य के ब्रेटन वुड्स शहर में हुआ था। अतः कथन 1 सही है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स भी विश्व बैंक की एक प्रमुख पहल है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, हल्दी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वर्ष 2023 में महाराष्ट्र भारत में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक होगा। 2. लाकाडोंग हल्दी मेघालय, कंधमाल हल्दी ओडिशा, इरोड हल्दी तमिलनाडु सहित अन्य को GI टैग मिला है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हल्दी कर्कुमा लोंगा पौधे का एक भूमिगत तना है, जो जिंजर परिवार की एक प्रजाति है। वर्ष 2023 में महाराष्ट्र भारत में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक था। अतः कथन 1 सही है। लाकाडोंग हल्दी मेघालय, कंधमाल हल्दी ओडिशा, इरोड हल्दी तमिलनाडु सहित अन्य को GI टैग मिला है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, बादल फटने की घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. बादल फटना एक अचानक और तीव्र वर्षा की घटना होती है, जिसमें लगभग 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1 घंटे से भी कम समय में 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है। 2. स्थानीय प्रकृति के कारण इसकी पहले से भविष्यवाणी करना या पता लगाना कठिन होता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बादल फटना एक अचानक और तीव्र वर्षा की घटना होती है, जिसमें लगभग 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1 घंटे से भी कम समय में 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है, इसलिए कथन 1 सही है।
यह ओलावृष्टि और गरज के साथ भी हो सकती है। बादल फटना विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों में सामान्य घटना है। स्थानीय प्रकृति के कारण इसकी पहले से भविष्यवाणी करना या पता लगाना कठिन होता है, लेकिन इससे अचानक विनाशकारी वर्षा हो सकती है, जिससे अचानक बाढ़ और भूस्खलन की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए कथन 2 सही है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये झिल्ली रहित कोशिकांग है जो अधिकांश यूकेरियोटिक जीवों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। 2. इन्हें प्रायः कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है। 3. ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा को कोशिका हेतु उपयोज्य रूप में परिवर्तित करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। माइटोकॉन्ड्रिया अधिकांश यूकेरियोटिक जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले झिल्लीबद्ध अंग है, अतः कथन 1 सही नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया को सामान्यतः कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि वे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट उत्पन्न करते हैं जो कोशिका का ऊर्जा स्रोत है, अतः कथन 2 सही है। यह ऊर्जा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण नामक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है जो आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली में उत्पन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा को कोशिका के लिए उपयोज्य रूप में परिवर्तित करते हैं, अतः कथन 3 सही है। इसी के साथ अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। गढ़वाल राइफल्स का रेजिमेंटल सेंटर कहाँ स्थित है? ए देहरादून, बी लैंसडाउन, सी रानीखेत, डी धर्मशाला। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।